नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। ब्रिटेन पीएम बता दें कि भारत आएंगे, मुंबई में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात और इसके साथ ही 8 और 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है यात्रा। और दौरे का उद्देश्य भारत यूके संबंध मजबूत करना है। व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 8 और 9 अक्टूबर को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत यूके संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों नेताओं व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है और कुल बता दें कि 247 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा और 14 नवंबर को आएगा मतदान का रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही बता दें कि 11 नवंबर को और कुल 247 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और घोषणा कर दी गई है। सबसे बड़ी खबर बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। 14 नवंबर को आएगा मतदान का रिजल्ट। 2 चरणों में बता दें कि मतदान कराए जाएंगे, चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही बता दें कि 2 चरणों में बिहार में चुनाव कराए जाएंगे। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त। और इसके साथ ही बता दें कि 90,000 से अधिक बूथ है इसमें, जहां और इसके साथ ही बिहार में 40 सीटें आरक्षित हैं। और इसके साथ ही बता दें कि हर केंद्र पर 1200 वोटर्स की कोशिश। बिहार चुनाव में 40 सीटें आरक्षित हैं इस वक्त की। और इसके साथ ही बता दें कि एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीटें हैं और 14 लाख मतदाता पहली बार इसमें वोट डालेंगे। हर बूथ पर बता दें कि सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके साथ ही फेक न्यूज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सख्त कदम उठाए जाएंगे। मतदाता सूची का शुद्धिकरण पूरा किया जाएगा। 22 साल बाद एसआईआर पर हुआ है। सबकी बड़ी खबर बता दें, जहां सभी राजनीतिक दलों की मांगे पूरी और इसके साथ ही बिहार में 7 नए प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही 15 दिन के भीतर वोटर कार्ड्स मिलेंगे। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स ने डिजाइन कर दिया है और इसके साथ ही बिहार चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की हैं, जहां बता दें कि पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और इसके साथ ही दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को कराया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में वोटर 7.42 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन करीब 4 लाख और 90,000 से अधिक बूथ है। बिहार में 40 सीटें आरक्षित है। हर केंद्र पर 1200 वोटर्स की कोशिश होगी। बिहार चुनाव में 40 सीटें आरक्षित और एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीटें और
14 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। हर बूथ पर बता दें कि सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, फेक न्यूज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, मतदाता सूची का शुद्धिकरण पूरा किया जाएगा 22 साल बाद। बता दें कि सभी और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों की मांग पूरी। बिहार में 7 नए प्रयोग किए जा रहे हैं, मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं और 15 दिन के भीतर ही ये वोटर कार्ड मिल जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स ने डिजाइन कर दिया है, बिहार चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने से 6 मरीजों की जान चली गई। इस हादसे ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में मातम का माहौल पैदा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान के जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत ही दुखद है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। एसएमएस अस्पताल में हुई घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी दुख जताया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मृतक के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। अब आपको बताते हैं कि हादसे की वो 8 बड़ी लापरवाहियां जिनकी वजह से इस हादसे ने ये रूप लिया, और इसके साथ ही बता दें कि हादसे की 8 वजहें हैं और चिंगारी उठी लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और इसके साथ ही बता दें कि इस हादसे ने लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और इसके साथ ही सभी से बातचीत करी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी मुख्यमंत्री और इसके साथ ही सभी ने इस घटना को काफी ज्यादा दुखद बताया है। और इसके साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा ने निरीक्षण किया, जहां बता दें कि भजन लाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने सभी से बातचीत करी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर इस घटना को काफी ज्यादा दुखद बताया, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी और इसके साथ ही जो घायल है उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पे दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद अस्पताल पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया, ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और इसके साथ ही बता दें कि एक्शन ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल पर बने आईसीयू के पास स्टोर में बता दें कि भीषण आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। और इसके साथ ही बता दें कि जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कुछ मरीजों ने कर्मचारियों को
जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घायलों का इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके साथ ही आग लगने से 6 मरीजों की जान चली गई। इस हादसे ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में मातम का माहौल ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ ही बता दें कि सभी ने इस घटना पे अपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इसके साथ ही शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है। एसएमएस अस्पताल में हुई घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी दुख जताया। इसके साथ ही राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की हैं। घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और इसके साथ ही बता दें कि कई लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 जिंदगियां चली गई और इस हादसे के बाद बता दें कि सभी में दहशत का माहौल और इसके साथ ही परिजनों में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और इसके साथ ही हादसे के 8 बजे हम आपको बता दें, आग लगने पर स्टाफ भाग छूटा और इसके साथ ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बचाने के लिए लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके साथ ही आईसीयू के पास स्टोर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, पाइप पिघला और स्टाफ पर मदद ना करने का आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों को बता दें कि और इसके साथ ही इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आग तेजी से फैलती हुई नजर आई। ट्रॉमा सेंटर में नहीं घुस पाया फायर टेंडर और इसके साथ ही बता दें कि आग लगने पर स्टाफ इधर उधर भागता हुआ नजर आया। चिंगारी उठी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्टोर रूम में काफी रिकॉर्ड रखा था। शॉर्ट सर्किट के बाद कागजों में आग लगी और तेजी से फैलने लगी और धुएं का गुब्बार फैला लगा तो स्टाफ इधर उधर होता हुआ नजर आया। पाइप पिघला लेकिन 20 मिनट तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इसके साथ ही बता दें कि 1.25 घंटे बाद भी लैडर और इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर में फायर टेंडर नहीं घुस पाया, जिसके बाद बता दें कि हादसा और भी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आया। जब ऊपरी की मंजिल में आग लगी तो बाहर से लपटें साफ दिखाई देने लगी। बिहार के लोग मदद के लिए दौड़कर अंदर जाने लगे, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने किसी भारी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया। लोग चिल्लाते रहे लेकिन हेल्प करने के लिए बता दें कि भारी लोग अंदर नहीं जा सके और इसके साथ ही बता दें कि स्टाफ पर मदद ना करने का आरोप लगाया गया है। 20 मिनट तक कोई भी एक्शन इस हादसे पे नहीं लिया गया। आग लगने से जब बता दें कि पाइप पिघल के गिरने लगा तब वार्ड में मौजूद स्टाफ बचाव के लिए उपाय की बजाय भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। 5 स्टाफ ने नहीं और इसके साथ ही बता दें कि कोई भी मदद के लिए नहीं आया। इस अग्निकांड में पीड़ित परिजनों का कहना है कि आग लगने के बाद अस्पताल के स्टाफ ने उनकी कोई मदद नहीं की है, जिसके बाद यह हादसा और भी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। 1.25 घंटे बाद पहुंची लैडर और शुरुआत में दमकल की छोटी गाड़ी आग बुझाने में जुटी, क्योंकि आग ऊपरी की मंजिल में लगी थी। ऐसे में ऊपर तक पानी नहीं पहुंच सका। इसके साथ ही लैडर मशीन मंगवाई गई और इसके साथ ही लैडर मशीन को अस्पताल पहुंचने में 1.25 घंटे का वक्त लगा। तब तक आग और ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी। ट्रॉमा सेंटर में नहीं घुस पाया। बता दें कि फायर टेंडर आग फैलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी। इस दौरान फायर लैडर परिसर में नहीं घुस पाई। ऊपरी मंजिल पर लगी आग को बुझाने के लिए लैडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर का गेट इतना छोटा था कि ट्रॉमा परिसर में वो नहीं घुस सका, जिसके बाद इस हादसे ने और भी ज्यादा विकराल रूप और लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। आग बुझाने के प्राप्त साधन नहीं थे। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग पर काबू पाने के प्राप्त संसाधन नहीं थे। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम के पास प्राप्त संख्या में होते तो आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता था और ये मामला काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बता दें कि एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग हादसे पर कहा कि सरकार स्तर पर मामले की पूरी जांच होगी। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप या राजनीतिक टिप्पणी के इस समय अनुचित होने पर जोर दिया। मंत्री ने सभी से पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने को कहा। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तकनीकी खामियों की स्थिति में भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए उपाय खोजे जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसे विषय की जांच सरकार के स्तर पर होगी। जो कोई भी अगर कहीं किसी का दोष है तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत दोषारोपण या राजनीतिक टिप्पणी करने का विषय नहीं। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर असेट्स। हमारी खुद की व्यवस्थाओं का एक बार पुनः जायजा लेने का विषय। क्या कारण था, क्यों आग लगी, मैं अभी उस पर टिप्पणी करूँ तो बहुत जल्दी होगी। अभी तो हम सब लोगों को मिलकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, हम कैसे उनको बचा सकते हैं। निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, उसके तहत जांच भी होगी। अगर कहीं किसी व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
अगर कहीं तकनीकी खामी से हुई है तो भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में भी काम करेंगे। मैंने अभी सुबह ही प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोधपुर को, रात में जब जानकारी आई थी, रात में उनको फ़ोन किया था। सुबह उनको और उनकी टीम को मैंने निर्देश दिया है कि हमको अपने अस्पतालों में, और मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कहा है कि सरकार के सारे ऑफिसेज में फायर सेफ्टी ऑडिट एक बार तुरंत हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित सम्मान समारोह में स्वच्छग्रहियों का सम्मान किया। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसे केवल स्वच्छता का अभियान नहीं बल्कि सशक्त और समर्थ भारत की आधारशिला माना जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता के साथ साथ जन सहभागिता और सक्रियता से एक मजबूत भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत के साथ ही सशक्त और समर्थ भारत की आधारशिला है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लिया था। जो भी गंदगी होगी, हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं बनने देंगे। कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे। कहीं भी कोई अव्यवस्था न फैले, इसका हम ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के बारे में अभियान, फिर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बनाने का काम। आप अनुमान करिए, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना। जब प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों से कहा कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, और इसके लिए शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा। यानी शताब्दी संकल्प का मतलब, जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए। उस भारत को बनाने के लिए जो भारत विकसित होगा, समर्थ होगा, आत्मनिर्भर होगा, जब आत्मनिर्भर होगा, समर्थ होगा, विकसित होगा, तो सशक्त भी वो अपने आप होगा। कोई सशक्त होने से इसको रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई देश उस भारत की तरफ आंखें टेढ़ी करके नहीं देख सकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि शिक्षाओं के कारण पूरे देश में समानता की भावना को बढ़ावा मिला है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी हर योजना में लागू करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राजपारित अवकाश रहेगा और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। वाल्मीकि जी की शिक्षाओं के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण ही देश में संभव हो रहा है, जिसको पूर्णतः हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की हर योजना में लागू करके लाते हैं। दिल्ली सरकार भी उसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। हमारी ओर से कल की गेजेटेड हॉलिडे भी है, सभी कर्मचारियों के लिए अवकाश भी रहेगा, और साथ ही पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे उत्सव रहेंगे। उत्सव में हम सबकी सहभागिता रहेगी और पूरे के पूरी सरकार और समाज मिलकर के प्रभु के दिन को उत्सव के रूप में मनाएंगे। बिहार की पहली मेट्रो सेवा पटना में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का भव्य उद्घाटन किया। इस मेट्रो को खास तौर पर बता दें कि मधुबनी पेंटिंग की आकर्षक डिजाइनों से सजाया गया है, जो उसकी खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। पटना मेट्रो रोजाना लगभग 40 से 42 फेरे लगाएगी, जिससे शहर में आवागमन का एक नया और सुविधाजनक माध्यम मिल सका और
बता दें कि सबसे कम 15 रुपए से शुरू होगा, जबकि अधिकतम किराया 30 रुपए रखा गया है, जो यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा विकल्प साबित होगा। मेट्रो के संचालन से शहर की भीड़ और ट्रैफिक की समस्या में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल के संस्थापक का स्वास्थ्य जानने के लिए दौरा किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में जाकर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शिष्टापूर्ण बातचीत भी देखने को मिली है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कतर के दौरे के दौरान उद्योग और व्यावसायिक समुदाय के साथ बैठकें की और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक मिशन के रूप में विकसित होगी और दुनिया भर में हरियाली और वृक्षारोपण को बढ़ावा देगी। और इसके साथ ही पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री की इस पहल को बढ़ती मानवता और समर्थन देने का आभार भी व्यक्त किया है। मेरा पहला विजिट है और कतार के साथ कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा और यहाँ के उद्योग और व्यापार जगत के साथ मुलाकात का कार्यक्रम तय है। कतार के इस भारत के राजदूत में एम्बेसी में जो महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेजी से देश को विकसित भारत बनाने में जुटे हुए हैं। समावेशी विकास की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ हम सब प्रेरणा लेते हैं महात्मा गांधी जी से। आज एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम भी हमारे एम्बेसी में किया गया, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने जो जलवायु परिवर्तन, जो विश्व की एक सबसे गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है, उसमें जो ये पहल की है और विश्व भर में जो इसकी पहचान और इसकी स्वीकृति बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है ये ग्लोबल मिशन के रूप में एक पेड़ माँ के नाम बढ़ेगा, लोग अपनाएंगे और दुनिया में एक नया मूवमेंट ग्रीनरी के लिए,
पेड़ को बढ़ाने के लिए, पेड़ों को बढ़ाने के लिए और फॉरेस्ट्री को और बल देने के लिए आगे चलते। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचा दी है। मोरंग जिले सहित तेराई के कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की गंभीर स्थिति बनी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस और सेना ने प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और नेपाल के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इससे नेपाल के तराई क्षेत्रों में साथ साथ भारत के बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा गहराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाली अधिकांश सड़कें बंद हो गई हैं। हाईवे पर मलबा और पानी भरने के कारण आवाजाही ठप हो गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। अक्टूबर की दस्तक के साथ मानसून को अलविदा कहने का वक्त आ गया था, लेकिन मौसम ने रुख ऐसा बदला कि अब आफत बनकर बरस रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार और हिमाचल की वादियों से लेकर राजस्थान के मैदानों तक बता दें कि हर ओर बादलों का डेरा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। कहीं ओले पड़ रहे हैं तो कहीं बर्फ की चादर बिछने लगी है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मानसून की विदाई के बावजूद देश भर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और इसके साथ ही इस करवट ने अब लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें ला दी हैं। दिल्ली एनसीआर में बता दें कि सुबह से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद येलो अलर्ट जारी हुआ। आंधी तूफान के साथ साथ बता दें कि जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वहीं बता दें कि चिंता की लकीरें भी देखने को मिली। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में भी मौसम सुहाना बना है, लेकिन कई लोग इससे परेशान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद से लेकर कानपुर, आगरा और झांसी तक बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। लोगों को उमस से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। उधर बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है और राजस्थान में भी कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की संभावना है। और बात करें अगर पहाड़ों की, तो हिमाचल की वादियों में भी बता दें कि बर्फबारी और बादल का नजारा देखने को मिल रहा है। कांगड़ा, कुल्लू और बता दें कि भारी बारिश से यहाँ तबाही मची हुई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस बदलते मिजाज ने साफ कर दिया है कि अभी खत्म नहीं हुआ है मानसून का असर। अक्टूबर में भी जारी है बारिश का कहर। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में लगातार भारी बारिश के कारण कई लैंडस्लाइड हुए, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हो गए। भूस्खलन के कारण कई घर बह गए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई दूर दराज के गाँव का संपर्क टूट गया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दें कि जान गंवाने वाले लोगों को शोक व्यक्त किया है और कहा है कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में लोगों से खासकर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और पहाड़ों से दूर रहने और संभव हो तो घर के अंदर ही रहने की बात की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि 8 अक्टूबर तक आते आते मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा। देश के कोने कोने में बेमौसम बारिश लोगों के लिए राहत भी है और चिंता भी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में और भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून की विदाई के बाद भी मौसम ने दिलचस्पी दिखाई है और भारी बारिश की बौछारों से पूरे देश को भिगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी है, जहां तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान के प्रकोप भी है। इस मौसम ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन सड़कें भीगी हैं और लोगों को संभल कर चलना पड़ रहा है। यह मौसम हमें याद दिलाता है कि मानसून भले ही विदा हो चुका हो, लेकिन बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।